अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की जो कॉम्प्लेक्सेस हैं हमने उसको पढ़ना है। ठीक है, पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को एक्सप्लेन करेंगे। हमने अपने पहले वीबीटी के लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पढ़ा था कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 होता है तो उस केस में हमारे पास दो तरह की ज्योमेट्री हो सकती हैं। एक टेट्राहेड्रल होती है और दूसरी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर होती है। स्क्वायर प्लेनर जब टेट्राहेड्रल होगी इट मीन्स वहाँ पे एस और पी ही इन्वॉल्व होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लेकिन जहाँ पे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी इट मीन्स कि वहाँ पे कोई डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, dsp2। ठीक है, तो तब उस जहाँ पे डी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है लेकिन डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है इट मीन्स उसकी जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर होगी। लेकिन जहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट एस और पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। तो हम इसको कुछ एग्जांपल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास पहली एग्जांपल है कि निकल जो है वो साइनाइड आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इसके स्फीयर पे है 2 नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स कि निकल के ऊपर कितना है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 28 होता है। जब इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस 2 इलेक्ट्रॉन इस 4s से रिमूव होंगे, बाकी डी ऑर्बिटल्स के इस तरह से ऑर्बिटल बाकी रहेंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है यहाँ पे तो ये निकल के जो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि 2 ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है ये वाले, इनको क्या करेगा, पेयर अप कर देगा इस तरह से और एक ऑर्बिटल यहाँ पे खाली हो जाएगा। ठीक है, अब एक ऑर्बिटल जब खाली हो गया तो इसने एक ये डी वाला यूज़ किया, एक एस यूज़ किया और 2 पी ऑर्बिटल यूज़ किए, dsp2 मीन्स अब देखें 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, साथ में क्या है, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इट मीन्स इसकी ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, तो जब डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया इसकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। निकल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, 4 जो साइनाइड आयन के लिगेंड्स थे उन्होंने इनको पेयर अप किया और पेयर अप करने के बाद क्या हुआ कि इस तरह से इन्होंने एक ऑर्बिटल को वेकेंट करके dsp2 हाइब्रिडाइजेशन दी और उसके साथ उसकी ज्योमेट्री क्या हुई, स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती कैसी है, एक ही प्लेन में होती है, स्क्वायर की फॉर्म में। ये रही स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये चारों जो लिगेंड्स हैं एक ही प्लेन में है और एक स्क्वायर के बन रहा है इनको जब हम कंबाइन करते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास निकल है। देखिए निकल पीछे साइनाइड के साथ बना रहा था तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दे रहा था, मतलब डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा था, वहाँ पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन यहाँ पे क्या है, निकल जब क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना रहा है वहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से अवेलेबल है। लेकिन ये क्या करता है, जब क्लोराइड आयन ये जो लिगेंड है ये आके अप्रोच करता है तो ये इन इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करता, बल्कि एक एस लेता है और 3 पी ऑर्बिटल यूज़ करता है। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 और ये ज्योमेट्री देता है हमें टेट्राहेड्रल। ठीक है, इस तरह से इसे थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं कि उनमें एबिलिटी है कि वो डी ऑर्बिटल्स को पेयर अप कर दें, जो इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या और कुछ ऐसे हैं जो कि पेयर अप नहीं करते, जैसे हमने साइनाइड को देखा था, उसने इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करके यहाँ पे ऑर्बिटल को खाली कर लिया था। इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये इन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करके यहाँ पे इनको खाली कर सके, बजाय इसके कि वो इसको पेयर अप करे उसमें इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है। वो एस और पी को यूज़ करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन देता है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दे देता है। ठीक है, ये एक मेन चीज़ थी जो हम लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस कर रहे थे। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमारे पास ये है। इसी तरह से निकल जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बोनाइल के साथ
कार्बोनाइल के साथ क्या करती है, बॉन्ड बनाती है, कम्प्लेक्स बनाती है। निकल में देखिए कार्बोनाइल जो होती है क्या होती है, ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ होती है। और निकल हमारे पास क्या होता है, जब ज़ीरो उसकी कार्बोनाइल जो होता है न्यूट्रल होता है, तो निकल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। इट मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव नहीं होगा, बल्कि क्या होता है कि जो 4s होता है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन d को शिफ्ट कर देता है और d फुली फिल्ड हो जाता है। देखें 5 के 5 डिजनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं वो पेयर अप हो गए हैं और फुली फिल्ड हो गए हैं। तो यहाँ पे एक s और 3 जो p के ऑर्बिटल हैं वो एम्प्टी हो गए हैं। ये तीनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन देंगे और हमारे पास एक कम्प्लेक्स बनाएंगे टेट्राहेड्रल। ये इस तरह से निकल और जो कार्बोनाइल ग्रुप है, जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है, हमने पहले पढ़ा है साइनाइड के साथ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, उसमें 3D यूज़ हो रहा था स्केयर प्लेनर जब हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पे हम देखिए कॉपर जो है अमोनिया के 4 लिगेंड यहाँ इसके साथ अप्रोच करके इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। पहले तो हम और कॉपर का एटॉमिक नंबर देखेंगे क्या होता है, वो 29 होता है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, इट मीन्स के कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक यहाँ एस से होगा और एक यहाँ से डी ऑर्बिटल से रिमूव होगा और ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो अमोनिया है ये क्या है, इसके पास यहाँ पे तो कोई ऐसा चांस ही नहीं है कि ये इनको पेयर अप करे या ना करे, क्योंकि ये तो पहले ही पेयर अप हैं और फील्ड हैं। तो इसके पास सिर्फ ये चांस है कि ये एस और पी ऑर्बिटल बना ले। ठीक है, हमें ये लगता था ना कि ये sp3 बनाएगा क्योंकि एस है और पी है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री हमने देखी तो वो स्क्वायर प्लेनर होती है, मीन्स ये डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करता है। तो इसका मतलब है कि एक ऐसे इन्वॉल्व होगा, 2 पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे और एक आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। और अब हम इसको sp2d लिखेंगे। ठीक है, डी sp2 नहीं लिखेंगे, sp2d लिखेंगे। इट मीन्स जो आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है ये, तो इस तरह से ये आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व करके क्या करता है, ये कर लेता है, इसको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देता है। आप देखें यहाँ पे एक नया ही मसला जनरेट हो गया। पहले हम उसको इस तरह से जस्टिफाई कर रहे थे कि कुछ लिगेंड्स चलें स्ट्रॉन्ग हैं और कुछ वीक हैं। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं वो पेयर अप कर देंगे डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को और उसके मुताबिक वो ज्योमेट्री दे देंगे। और कुछ जो लिगेंड्स हैं वो वीक हैं, वो पेयर अप नहीं करेंगे, उनके पास जो भी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हों मिलेंगे उनको, वो उनके साथ बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब कॉपर ने अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे कुछ अजीब ही हमने चीज़ ऑब्ज़र्व की कि ठीक है डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो सकते क्योंकि वो क्या है, फुली फील्ड है। लेकिन यहाँ पे एक एस और ये 3 पी ऑर्बिटल तो अवेलेबल थे, तो फिर इसने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बजाय हमें sp2d क्यों दी, स्क्वायर प्लेनर क्यों दे रहा है, ये टेट्राहेड्रल क्यों नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये भी एक वीबीटी का ड्रॉबैक था, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। वीबीटी जस्ट हमें ये बता रही थी, उसकी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग कम्प्लेक्सेस को जस्टिफाई कर रही थी। मतलब एक जो कम्प्लेक्स है वो इनर को यूज़ कर रहा है या आउटर को यूज़ कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो कौन सी ज्योमेट्री दे रहा है। जब हमें पता चला कि ये एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दे रहा है तो इट मीन्स के वहाँ पे एक डी ऑर्बिटल तो ज़रूर ही इन्वॉल्व है और वो डी ऑर्बिटल आउटर डी ऑर्बिटल होगा, इनर नहीं हो सकता, क्योंकि इनर के यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि उसको पेयर अप करे या किसी तरह से भी उसको करे। ठीक है, तो इसने आउटर ऑर्बिटल को यूज़ करके 2 पी ऑर्बिटल और एक एस को करके sp2d हाइब्रिडाइजेशन दी और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दी। ठीक है, जिस तरह से इसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। इसी तरह से हम जिंक की जब अमोनिया के साथ करते हैं, देखें अब इसने क्या किया, जब जिंक और अमोनिया ने, यहाँ पे भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसका, यहाँ पे भी जिंक के पास अवेलेबिलिटी नहीं है कि कोई भी ऑर्बिटल यहाँ पे एम्प्टी हो सके, लेकिन इसने आउटर ऑर्बिटल को यूज़ नहीं किया, इसने एक एस और 3 जो पी ऑर्बिटल हैं वो यूज़ करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन दी और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दी। लास्ट जो हमने मालिक्यूल जो कम्प्लेक्स डिस्कस किया उसमें भी अमोनिया का लिगेंड था और वो जिंक कॉपर के साथ जब कम्प्लेक्स बना रहा था तो 4
कोऑर्डिनेशन के आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ करके स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दे रहा है। लेकिन जब जिंक के साथ अमोनिया के लिगेंड्स ने कम्प्लेक्स बनाया तो वो पी ही ऑर्बिटल को यूज़ करता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन देता है। ये 3,4 p है, डी नहीं है, ये डी नहीं है बल्कि पी है। ठीक है, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। इसी तरह से जब आयरन क्लोराइड के साथ बनाता है तो देखें यहाँ पे भी इसने यहाँ पे इसके पास चांस था कि इनको पेयर अप करता, लेकिन क्लोराइड जो है लिगेंड, ये एक वीक लिगेंड है। वो वीक लिगेंड होने की वजह से इनको पेयर अप नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा, वो S और P को यूज़ कर लेगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा। ठीक है, हमारे पास एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपने ना वो देखनी है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ नेट से भी मिल जाएगी, बुक से भी मिल जाएगी आराम इजीली। उसमें एक सीरीज़ ये होती है, उसमें एक आपको अरेंजमेंट दी होगी, एक ऑर्डर दिया होगा इस तरह से ना, वीक टू हाई लिगेंड या हाई टू वीक फील्ड लिगेंड, इस तरह से उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन से वीक फील्ड लिगेंड है और कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, किसी भी बुक से किसी भी नेट से आपको इजीली मिल जाएगा। वो प्रॉपर एक या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर से दिया होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर से, वो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो क्लोराइड है ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो इनको पेयर अप कर सके। तो वीक फील्ड लिगेंड जो होंगे वो उनको पेयर अप नहीं करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे वो पेयर अप कर देंगे। अब देखें, हमने पढ़ा था कि जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो करते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो करते हैं, और जहाँ पे पेयर अप हो जाते हैं वो डायमैग्नेटिक करैक्टर शो करते हैं। तो जब हमारे पास कोई वीक फील्ड लिगेंड आता है तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो ज़्यादा होंगे ना, तो हम कहते हैं कि वीक फील्ड जो लिगेंड्स है, वीक फील्ड जो लिगेंड्स हैं वो हाई स्पिन देते हैं। हाई स्पिन, हाई स्पिन मीन्स कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा जो, वो क्या करेगा, वो तो उनको पेयर अप कर देगा। तो वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो हम उसको कहते हैं कि ये लो स्पिन देते हैं। ठीक है, और लो स्पिन देंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जहाँ पे उसको पेयर अप कर देगा तो वो तो डायमैग्नेटिक करैक्टर शो करेगा। वीक फील्ड लिगेंड पेयर अप नहीं करते तो वहाँ पे क्या होगा, पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो होगा। ठीक है, तो ये जो आयरन है क्लोराइड के साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन देता है, क्योंकि क्लोराइड जो है हमारा लिगेंड ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये इसको पेयर अप नहीं करता, तो ये डी को नहीं यूज़ करेगा, सिर्फ एस और पी को यूज़ करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देगा, और ये पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक है क्योंकि यहाँ पे अनपेयर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। ठीक है, इस तरह से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देगा। इसके बाद कुछ इनर और आउटर ऑर्बिटल में कम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनमें डिफरेंस है। इनर ऑर्बिटल है तो हमारे पास 3D यूज़ होगा और आउटर है तो 4D यूज़ होगा। जो इनर ऑर्बिटल्स हैं वो कहता है दी कम्प्लेक्सेस आर गिवन बाय स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इनर ऑर्बिटल तभी यूज़ होगा ना जहाँ पे वो उनको पेयर अप कर देगा, तब पेयर अप कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देंगे और आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स वीक फील्ड लिगेंड देंगे, क्योंकि वो उनको पेयर अप नहीं करेंगे। तो जो वीक फील्ड लिगेंड होंगे फिर वो पेयर अप करने के बजाय आउटर ऑर्बिटल को यूज़ कर लेंगे। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं वो क्या करते हैं, पेयर अप कर देते हैं, जिसके वजह से वो डायमैग्नेटिक होते हैं और वीकली पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक तब होंगे जब पेयर अप करने के बाद सपोज हमारे पास इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल बच जाता है जो कि उसके पास अब मज़ीद पेयर अप नहीं हो सकता, तो तब यहाँ पे एक ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक करैक्टर तो शो करेगा लेकिन वीक पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो करेगा। ठीक है, जो वीक फील्ड लिगेंड है वो पेयर अप नहीं करेंगे, हाई स्पिन होगी तो वो स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो करेंगे। जो आउटर इनर
ऑर्बिटल को उसी बेस पे के वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो पेयर अप कर देगा तो लो स्पिन होगा, और वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयर अप नहीं करेगा तो वो हाई स्पिन होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं वीबीटी की, कि ये कलर को एक्सप्लेन नहीं करता और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो कम्प्लेक्सेस हैं उनको एक्सप्लेन नहीं करता। कहीं पे ये पेयर अप हो जाते हैं, कहीं पे नहीं पेयर अप हो जाते, कहीं पे इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स यूज़ करते हैं ये, और कहीं पे आउटर ऑर्बिटल जो को यूज़ करते हैं। वो कह रहा है कि यहाँ पे द वाटर और लाइट आइंस जो होते हैं कॉमनली वो क्या करते हैं, वो हाई स्पिन है इसका मतलब है कि वो पेयर अप नहीं करते, जबकि साइनाइड लो स्पिन कम्प्लेक्स बनाता है। क्यों? क्योंकि वो पेयर अप कर देता है। वीबीटी इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं करती। इसके अलावा इनर ऑर्बिटल क्यों यूज़ हो रहे हैं या आउटर क्यों हो रहे हैं, इसको भी नहीं एक्सप्लेन करती, और ये भी नहीं बताती कि रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ क्या हैं डिफरेंट कम्प्लेक्सेस की। कुछ जो कम्प्लेक्सेस हैं वो लेबाइल हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब इजीली वहाँ से ब्रेक डाउन हो जाती है, वहाँ पर रिप्लेसमेंट हो जाती है लिगेंड्स की, तो उनकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी थी कम्प्लेक्सेस की, उनको भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती। It is unable to predict the relative stability of different ligands. डिफरेंट complexes की स्टेबिलिटी को भी नहीं बताती, और जो स्टेबिलिटी है डिफरेंट ligands की, ये उनको भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे इस वीबीटी के, जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इसके लिए फिर हमें नेक्स्ट जो है कुछ थ्योरीज हैं उसको हमने डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। इसके अलावा आपने अब जो वीडियो सुनने के बाद इस पे ऊपर कमेंट करने हैं अपने क्वेश्चन। ठीक है, जो भी इस पे कमेंट करेगा उसी की अटेंडेंस मार्क होगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।